ओके। हमारी कल जिस बात जो खत्म हुई थी वो हुई थी, हम डिडक्शंस डिस्कस कर रहे हैं और प्रॉपर्टी का हेड ऑफ इनकम है। और इसमें जो लास्ट डिडक्शन जिस पे हमने कल बात की थी, अभी हम कर रहे थे इसके बाद, दैट वाज इरिकवरेबल रेंट। इरिकवरेबल रेंट का पहले जरा ये समझ ले कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर अक्रूवल बेसिस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक है तो प्रॉब्लम हो सकती है इसकी अंडरस्टैंडिंग में। सो टैक्स ईयर 1 में आपने एक बंदे को घर रेंट पे दिया, एंड दैट वाज फॉर ₹10,000 पर मंथ। और ये टेनेंसी एग्रीमेंट स्टार्ट हो रहा था 1 जुलाई 2021 से, लेट से। और डेफिनेटली हमारा जो टाइम पीरियड है वो तो 30 जून 2022 को खत्म हो जाना है, तो वी आर कंसर्न विद दिस पीरियड ऑफ टाइम ओनली। तो हम सबसे पहली फिगर जो कैलकुलेट करते हैं, रेंट चार्जेबल टू टैक्स, उसमें तीन फिगर्स जो कैलकुलेट करते हैं उसमें से एक फिगर होती है रेंट की, दूसरा फोरफिटेड डिपॉजिट। रिपीट इसलिए करता हूँ सारी चीजों को कि आपके जहन में भी सीक्वेंस बने। और तीसरा अनएडजस्टेबल एडवांस का, वो जो 1/10 करके लाना होता है। सो हम यहाँ पे अभी सिर्फ रेंट की बात करें तो ये 10,000 पर मंथ है। और इस बंदे ने फर्ज करें कि पूरे साल में कोई भी कैश आपको नहीं दिया या कोई भी पेमेंट आपको नहीं की, लेकिन जो रेंट आपकी इनकम बनेगी दैट विल बी 10,000 इंटू 12। ठीक है जी, 1,20,000 आपका रेंट बनेगा। और रेंट चार्जेबल टू टैक्स का फिगर, अगर मैं ये एज्यूम करूँ कि फोरफिटेड डिपॉजिट कुछ नहीं है और एडवांस भी जीरो है, तो इसका रेंट चार्जेबल टू टैक्स बनेगा 1,20,000। ठीक हो गया जी। अब ये जो 1,20,000 है, मैंने क्यों लिखा हालांकि मुझे कोई पैसे नहीं आए, क्योंकि मेरा जो बेसिस ऑफ टैक्सेशन है वो अक्रूवल है। ठीक है जी, वो कैश बेसिस नहीं है। सिर्फ एक आइटम हमने एक्सपेंसेस में पढ़ा था कि जिसमें ये कैश बेसिस था। ठीक है, वो कल हमने डिस्कस किया कि जो मार्कअप है ऑन मॉर्टगेजेस चार्जेस वो सिर्फ कैश बेसिस के ऊपर है। बाकी सारा एक्सपेंस भी इसी तरह अक्रूवल बेस्ड है कि अगर आपने कोई एक्सपेंस पे करना है और पे ऑफ नहीं किया अभी तक, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के केस में हमने बात की थी कि अगर आपके एक्सपेंस आपने पे नहीं किया तो अगले 3 सालों में उसको पे ऑफ करना होगा आपको, अदरवाइज वो दोबारा से इनकम बन जाएगा। तो फिर यही रूल यहाँ पे भी तो लगना चाहिए कि अगर एक इनकम है अक्रूवल बेसिस पे मैंने लिख ली लेकिन मुझे रिसीव नहीं हुई, आई हैव नॉट रिसीव्ड इट, तो फिर उसको भी तो एक्सपेंस बनना चाहिए। ठीक है, मेक सेंस। क्योंकि अक्रूवल बेसिस पे मैं इनकम तो बना रहा हूँ जिस साल की जो रेलिवेंट है। तो अब होगा ये कि टैक्स ईयर 1 में अगर आपने इनकम लिख ली, तो अब टैक्स ईयर आगे जब आप चलते जाओगे, यानी कि टैक्स ईयर 2, 3, 4 जो भी होगा, तो उसके अंदर एक सेकंड में अगर इसको रिमूव कर दें यहाँ से। इतना लंबा काम किया। चलो जी, अब टैक्स ईयर 1 में मैंने इसको एक्रूवल बेसिस पे इनकम बना लिया। टैक्स ईयर 2 में, टैक्स ईयर 3 में भी इसी तरह फर्ज करें मेरे पास इनकम आती जा रही है जो अक्रूवल बेसिस पे मैं जमा करता जा रहा हूँ, लेकिन अगर वो मुझे एक्चुअली मिल नहीं रही तो फिर क्या करना होगा मुझे। ठीक है, सो अब जो मुझे पैसे मिल नहीं रहे उसको टैक्स वाले ने कहा कि ये क्या है, दिस इज इरिकवरेबल रेंट। और इरिकवरेबल रेंट को आप एक्सपेंस बना लो अपना। तो समझ आ गई ये कौन सा रेंट है। ये 1,20,000 रुपए जो मैंने इनकम में डाले थे, ये डेफिनेटली उसी साल में तो एक्सपेंस नहीं बनेगा, ये अगले किसी साल में एक्सपेंस बनेगा।
ठीक है, इस साल के अंदर इसमें एक्सपेंस नहीं बनना, अगले किसी साल में जाके एक्सपेंस बनना है। इसी तरह जो भी इनकम मैं यहाँ पे अक्रूवल बेसिस पे शामिल कर लूंगा, अगर वो रिसीव मुझे एक्चुअली ना हो तो फिर वो अगले किसी साल में जाके एक्सपेंस बन सकता है। लेकिन वो एक्सपेंस कब बनेगा, टैक्स ईयर 2 में, 3 में, 4 में, कब? तो उसके लिए कुछ कंडीशंस बताइए, वो कंडीशंस जब पूरी हो जाए तो वो एक्सपेंस बन जाएगा। ठीक है, सो वो कंडीशंस क्या है जी इरिकवरेबल रेंट के लिए? कंडीशंस: टेनेंसी वाज बोनाफाइड, नंबर वन। नंबर सेकंड, डिफॉल्टिंग टेनेंट has vacated property and steps have been taken to compel tenant to vacate property. Number three, defaulting tenant is not occupying any other property of same person. Number four, person has taken all legal steps for recovery and reasonable grounds exist that legal proceedings will be useless. Rent was previously included in taxable income and tax was duly paid. If irrecoverable rent is subsequently recovered, then it will be included in taxable income in tax year of recovery. अच्छा जी, अब जरा इनकी तफसीलात समझते हैं कि ये सारी चीजें क्या है। सबसे पहला चीज लिखा हुआ है टेनेंसी वाज बोनाफाइड। मकसद ये कि दिस शुड बी एन ओरिजिनल, यू कैन प्रूव इट एज एन ओरिजिनल ट्रांजैक्शन। कैसे प्रूव कर सकेंगे? अगर आपके पास वो स्टैम्प पेपर के ऊपर, स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट होगा, जो भी किसी भी लीगल एग्रीमेंट के तकाजे हैं वो अगर पूरे होते होंगे, दो इंडिपेंडेंट पार्टीज हैं जिसके दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ होगा, तो इसका मतलब टेनेंसी वाज बोनाफाइड, जेन्युइन ट्रांजैक्शन। कोई दो नंबर नहीं है, कोई एसोसिएट इन्वॉल्व नहीं है, जेन्युइन ट्रांजैक्शन है। नंबर सेकंड, डिफॉल्टिंग रेंट हैज वेकेटेड प्रॉपर्टी। डिफॉल्टिंग रेंट का मतलब ये कि जो डिफॉल्ट यानी जो किराएदार किराया नहीं दे रहा, जैसे यहाँ पे हमने बात की थी कि 1,20,000 अब जो बंदा नहीं दे रहा है, जो बंदा नहीं दे रहा वो डिफॉल्टिंग टेनेंट है। हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी, उसने आपकी प्रॉपर्टी खाली कर दी है। और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल टेनेंट टू वेकेट प्रॉपर्टी, और आपने हर मुमकिन इकदाम कर लिया है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को वेकेट कर दे। इसका मतलब ये कि जो और के बाद बात लिखी हुई है, इस सूरत में आपकी प्रॉपर्टी में ही वो रह रहा है, लेकिन जितने भी लीगल स्टेप्स हो सकते थे, क्योंकि जो किराएदारी का जो कानून है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है किराएदार को, मालिक मकान को कम करता है, तो इसलिए यहाँ पे बेसिकली लिखा है कि स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंपेल टेनेंट टू वेकेट प्रॉपर्टी, कि जितने भी आप लीगल स्टेप्स ले सकते थे अगर वो कोई बदमाशी से रुका हुआ है आपके प्रॉपर्टी के अंदर, तो अब टैक्स लॉ आपको ये रियायत दे रहा है कि आपने जितने भी कानूनी स्टेप्स लेने थे वो आप ले चुके हैं उसको प्रॉपर्टी खाली कराने के लिए। डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट ऑक्यूपाइंग एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ सेम पर्सन, इसी बंदे की किसी और आ, उसमें प्रॉपर्टी में वही डिफॉल्टिंग टेनेंट नहीं रह रहा। ये भी जरूरी है कि एक ही प्रॉपर्टी उसने ऑक्यूपाई की हुई हो। पर्सन हैज टेकन ऑल लीगल स्टेप्स फॉर रिकवरी, जितने भी रिकवरी, पैसा रिकवर करने के तरीके हो सकते थे, अदालत के पास जाना था, पुलिस के पास जाना था, वो सारे काम ये कर चुका हुआ है। फिर आप इसको रिकवरेबल रेंट के तौर पे एक्सपेंस आउट FBR को मान लेगा। और रीजनेबल ग्राउंड्स एग्जिस्ट दैट लीगल प्रोसीडिंग्स विल बी यूजलेस, या फिर कुछ ऐसा हो गया है कि लीगल प्रोसीडिंग्स का फायदा ही नहीं है, मतलब वो फोत हो गए, मालिक जो किराएदार था फोत हो गया, तो अब लीगल प्रोसीडिंग का फायदा ही कोई नहीं। गरीब बंदा था, मर मिरा गया कहीं, अब उसके पास उसके अदालत में जाने से कोई फायदा नहीं, ना उसकी कोई जायदाद है, या कोई किसी कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन को आपने हायर ने हायर किया था आपकी प्रॉपर्टी को, और वो डिफॉल्ट कर गए, लिक्विडेट हो गए, कोर्ट ने लिक्विडेट कर दिया उसको, तो ऐसी सूरत में भी कि जब वो पर्सन एग्जिस्ट नहीं, सो देयर कुड, आपको ये एग्जाम के अंदर ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि वो लीगल प्रोसीडिंग्स यूजलेस है या नहीं, ये आपको एग्जाम में बताएगा। फिर इट्स अ मैटर ऑफ कोर्ट, जो कि FBR इवेल्युएट करता है कि अच्छा यार कि मौजूदा पाकिस्तान के लॉ में तो फायदा कोई नहीं इस बंदे का अदालत में जाने का। एंड लास्ट वन इज रेंट वाज प्रीवियसली इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स वाज ड्यूली पेड। ये जो मैं आपसे कह रहा था ना कि इसको इस साल में मैं एक्सपेंस आउट नहीं कर सकता, उसकी रीजन ये वाली रिक्वायरमेंट है कि पहले किसी भी रेंट को इरिकवरेबल रेंट बनने के लिए जरूरी है
कि वो इनकम में शामिल होकर उसके ऊपर जो भी टैक्स है उससे अदा हुआ हो, और उसके बाद फिर आप किसी भी साल में, जिस साल में ये कंडीशंस पूरी हो जाएं सारी की सारी, वो सारी कंडीशंस पूरी होने की सूरत में आप इसको एक्सपेंस आउट कर सकते हैं। और अगर आपने फर्ज करें कि यहाँ पे इसको एक्सपेंस आउट कर दिया और टैक्स ईयर 3 में कुछ पैसे रिकवर हो गए, कोई तनाज़ा हल हो गया, कहीं उस बंदे के पास पैसे कहीं से आ गए, तो फिर जब आप ये जो आपको रिसीव होगा तो ये दोबारा से आपकी इनकम बन जाएगा। तो 1,20,000 आपने यहाँ पे एक्सपेंस आउट कर दिया था क्योंकि वो कंडीशंस पूरी हो गई थी, तो ये दोबारा से इनकम बन जाएगा जब आपको रिसीव होगा। ठीक है। सो इफ इरिकवरेबल रेंट इज सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड, बाद में रिकवर हो जाए, जो क्या था, पहले इरिकवरेबल रेंट था, वो सब्सिक्वेंटली रिकवर हो जाए, देन इट विल बी इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम इन टैक्स ईयर ऑफ रिकवरी। तो जिस साल में वो रिकवर होगा उस साल वो आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगा, प्रॉपर्टी इनकम का डेफिनेटली। इनएडमिसिबल डिडक्शंस, ये अभी बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में सेक्शन 21 हमने पढ़ना है। इनकम टैक्स के पेपर की जान है ये सेक्शन, इसके बगैर पेपर बन ही नहीं सकता इस सेक्शन के बगैर, लेकिन ये इनकम हम बिजनेस में पढ़ेंगे। तो जब वहां पे पढ़ेंगे तो फिर हमें ये समझ आ जाएगा कि ये सेक्शन क्या है। इसमें बताया हुआ है कि एक्सपेंसेस में कौन सी ऐसी खराबियां हो, खामियां हो, तो आप उसको एक्सपेंस नहीं क्लेम कर सकते। जैसे यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंसेस की लिस्ट हमने पढ़ी है ना, ये इधर भी पढ़ी है, इससे पिछले स्लाइड पे भी पढ़ी है। तो ये सारे एक्सपेंसेस में सेक्शन 21 में बताया हुआ है कि कुछ ऐसी, अगर जो कुछ खामियां बताई हुई हैं, कुछ डेफिशिएंसी, नाम है इस सेक्शन का इनएडमिसिबल डिडक्शन या डिडक्शन नॉट अलाउड। तो कोई भी एक्सपेंस जिसमें कोई ऐसी खामी या खराबी मौजूद हो जो कि इस सेक्शन ने बताई हुई है, तो फिर वो एक्सपेंस भी क्लेम नहीं हो सकता। तो हम वो देखेंगे तफसील से जाके कि वो क्या खराबियां खामियां हैं। अब हमारा जो आखिरी एरिया रह गया है इसी प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं जरा। तो प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में हमने जो चीज़ें डिस्कस कर ली, वो हमने जोग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम डिस्कस कर लिया, उसके बाद नॉर्मल टैक्स regime में इसको टैक्स करते हैं, ये बात हमें समझ आ गई। उसके बाद हमने रेंट कैलकुलेट करना सीख लिया। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम, ये एक स्लाइड बस रह गई थी, स्लाइड 73, इसको भी आज डिस्कस कर लेते हैं तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ बातें लिखी हुई हैं, इन बातों का खास ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज ये कि रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर इज टैक्सेबल। मतलब ये कि अगर आपकी एक प्रॉपर्टी है और आप इस, मिस्टर ए इज द ओनर एंड इज द ओनर एंड मिस्टर बी इज टेनेंट, और इनके दरमियान तय पा गया कि हम ये प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पे कर लेते हैं और इसका 10,000 पर मंथ रेंट लिया जाएगा। लेकिन साथ में एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि इस तरह की प्रॉपर्टी मार्केट में जिस रेंट पे दी जा रही है वो 12,000 है पर मंथ। और साथ में एक और इंफॉर्मेशन भी लिख देता हूँ सेकंड सिनेरियो के तौर पे, कि मार्केट में ये इंफॉर्मेशन भी है, ये इंडिपेंडेंट केसेस हैं दोनों, कि रेंट जो है वो 7,000 है। ठीक है जी। तो ये दो इंडिपेंडेंट केसेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला केस ये वाला है, दिस इज द फर्स्ट केस, और दूसरा केस जो है, बल्कि इसको इस तरह कहना चाहिए कि दिस इज द फर्स्ट केस एंड दिस इज द सेकंड केस। तो फर्स्ट केस में क्या होगा कि आपका जो रेंट टैक्सेबल इनकम में आप शामिल करेंगे वो कितना होगा, आपको जो एक्चुअल रेंट है उसको कंपेयर करोगे आप किसके साथ, फेयर मार्केट रेंट के साथ, और जो इसमें हायर वैल्यू होगी दैट विल बी योर रेंट। तो इसका मतलब मैं 12,000 को रेंट मानूंगा। ठीक है, टैक्स लॉ जो है वो आपकी इनकम में कितना रेंट लिखेगा, 12,000। ये उन मसाइल का हल है कि जिस वक्त मालिक मकान किराया वो टैक्स बचाना चाहे और वो कहे जी मैंने एक्चुअली तो घर किराए पे दिया हुआ है 30,000 के, लेकिन जब एफबीआर पूछे तो कहे जी मैं तो 5,000 किराया लेता हूँ। तो फिर एफबीआर के पास कोई लीगल कवर होना चाहिए कि अच्छा नहीं, फेयर मार्केट रेंट 12,000 है
या 30,000 है, तो हम क्या करेंगे, हम आप जो 5,000 बोल रहे हैं वो नहीं लेंगे, हम जो फेयर मार्केट रेंट है वो लेंगे। अच्छा जी, जो दूसरा सिनेरियो उसमें फिर क्या करेंगे, ये भी अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि एक्चुअली मार्केट में रेंट 7,000 है और मालिक मकान जो है वो रेंट ले रहा है वो 10,000 है। तो फिर आप 10,000 ही अब इसकी बात मान लेगा एफबीआर के, हाँ ठीक है रेंट जो तुम, क्योंकि एफबीआर इनकम ज्यादा बताएं एफबीआर को कोई एतराज नहीं, ठीक है जी। और कोई भी आदमी किसी फ्रॉड की नीयत से इनकम ज्यादा बताए, ये हो नहीं सकता, क्योंकि एफबीआर से कौन सा फ्रॉड आप करेंगे अगर इनकम ज्यादा बता रहे हैं। तो इट्स ऑलवेज वेलकम बाय एफबीआर के अगर आप अपनी इनकम ज्यादा बता रहे हैं। तो ये ठीक है जी, तो ये क्लियर हो गया दोनों मामला। बहुत ही सिंपल सी प्रोविजन है कि अगर मार्केट का रेंट आपको बताया हुआ है सवाल में और एक्चुअल रेंट भी बताया हुआ है, तो इन दोनों में से जो हायर वैल्यू है वो आपने रेंट के तौर पे लिखनी है। ये अब हाँ एक चीज यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर, यहाँ पे अब देखो कि रेंट चार्जेबल टू टैक्स में 3 चीजें शामिल होती हैं। एक जो रेंट है पीरियोडिक, दूसरा फोरफीटेड डिपॉजिट, और तीसरा अनएडजस्टेबल एडवांस। अच्छा, अब ये एक्चुअल वैल्यूज आपको एग्जाम में दी हुई होंगी, और एग्जामिनर बाज दफा मार्केट की कंडीशन भी बता देता है इन तीनों वैल्यूज की। तो अब ये जो विच एवर इज हायर वाला कानून है, ये आपने सिर्फ ये रेंट के केस में लगाना है, ठीक है। बाकी केसेस के अंदर ये मार्केट वैल्यू वाली जो चीज है ये इररेलेवेंट है। अगर आपको साथ में ये फोरफीटेड डिपॉजिट यूजुअली इतना होता है मार्केट में, तो वो आपने उसको नहीं लेना, सिर्फ ये इस केस में आपने फेयर मार्केट रेंट वाला मामला कंपेयर करना है और हायर वैल्यू लेनी है। Next is above is not applicable if fair market rent has already been included in salary income due to self hiring of property. ये जो एक एडजस्टमेंट है ना, ये जो एक इंफॉर्मेशन है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा जब हमारा फर्स्ट टॉट हो चुका होगा। विल टॉक अबाउट दिस आफ्टर, ये जो हमारा मंडे का जो टॉट है उसके बाद एक दफा आप पूरा सैलरी का चैप्टर पढ़ लें और प्रॉपर्टी का चैप्टर भी रिवाइज कर लें। प्रॉपर्टी तक खैर है ही कुछ नहीं इसमें, सारी चीजें वो आपको याद हो चुकी हुई हैं, तो उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं अभी। फॉलोइंग अमाउंट शैल बी इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड्स ऑफ इनकम मेंशन्ड देयर अगेंस्ट। अच्छा जी, अब यहाँ पे कुछ अमाउंट्स आ रही, ग्राउंड रेंट। ग्राउंड रेंट मेरा ख्याल है आप, हमें कॉन्सेप्ट पता है, क्योंकि ग्राउंड रेंट के बारे में कुछ डिस्कशन हो चुकी हुई है, ठीक है। और वो डिस्कशन क्या थी, हाँ ये था ना कि जब प्रॉपर्टी, ये कल की क्लास में डिस्कस किया था कि अगर प्रॉपर्टी आपकी नहीं है और सॉरी लैंड आपका नहीं है लेकिन बिल्डिंग आपकी है, तो आप उस जमीन का जो किराया बिल्डिंग का ओनर पे करता है, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड रेंट। और यहाँ पे मैंने ये छोड़ दिया था कि ग्राउंड रेंट के बारे में, ये यहाँ पे आपको याद होगा कि ग्राउंड रेंट किस हेड ऑफ इनकम में जाएगा, ये अभी हमने फैसला नहीं किया था, तो ये अभी हम फैसला कर लेंगे थोड़ी देर में कि ग्राउंड रेंट को किधर जाना है। रेंटल इनकम फ्रॉम सब लीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग। सब लीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग ये क्या है जी, सब लीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग। सब लीज ऑफ लैंड ये होता है कि एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, so it's a property, so Mr. A is owner and Mr. B is tenant, और Mr. C को किराए पे दे देता है Mr. B, ठीक है। तो अब ये जो रेंट एग्रीमेंट है, इस ये इसको आप ये भी बोल सकते हैं दिस इज सब लीज। सब लीज, पहला जो एग्रीमेंट था दिस इज लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को लीज किया था, किराए पे दिया था मिस्टर बी को, लेकिन बी ने आगे अगर किराए पे दे दिया सी को तो ये सब लीज हो गया, सब लेट कर दिया उसने। नाउ अब इसकी जो इनकम है, मिस्टर सी से जो बी को रेंट मिल रहा है, ये रेंट कहलाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और ये जो रेंट है ये कहलाएगा प्रॉपर्टी इनकम, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे आगे आ जाता है, हेड्स ऑफ इनकम कौन से होंगे। आपको पहले ये बताना था कि सब लीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग ये क्या है। रेंटल इनकम फ्रॉम लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी। अगर कोई बिल्डिंग आपने रेंट पे देनी है लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड है,
तो मिस्टर ए, क्योंकि ऐसी ये सूरत हाल तब होती है जब आपने एक्चुअल पर्पस होता है प्लांट एंड मशीनरी को रेंट पे देना, ना कि बिल्डिंग को। ठीक है जी। सो मिस्टर एक्चुअली आप प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे देना चाहते हैं, लेकिन वो किसी बिल्डिंग के अंदर मौजूद है। तो अब टैक्स लॉ ये बता रहा है कि अगर प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग में मौजूद है और इस बिल्डिंग को रेंट पे दिया जा रहा है जिसमें प्लांट एंड मशीनरी मौजूद है, तो फिर उसका हेड ऑफ इनकम कौन सा होगा? अमाउंट ऑफ अमेनिटीज, यूटिलिटीज, अदर सर्विसेज कनेक्टेड विद रेंटिंग। नाउ अगर इधर अगर मैं सीरियल नंबरिंग भी करता जाऊं, अच्छा यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं है, डॉट्स लगे हुए। थर्ड सिनेरियो ये है यहाँ पे कि नहीं, ये बी तो इसी का है। अच्छा, थर्ड सिनेरियो ये है हमारे पास कि अगर आप फॉर एग्जांपल ये जो हॉस्टल में अगर आप में से कोई रहता है उसको ये बड़ी अच्छी तरह पता होगा। तो हॉस्टल्स में क्या होता है कि अगर आप रूम रेंट के ऊपर लेते हैं ना, रूम लेते हैं आप रेंट के ऊपर, तो साथ में वो बताते हैं कि जी अच्छा इसमें ब्रेकफास्ट जो है वो जितना हम रेंट आपसे ले रहे हैं इसमें ब्रेकफास्ट कम्प्लीमेंट्री होगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाईफाई ये हम आपको फ्री देंगे इसी रेंट में। ठीक है। तो जो रेंट की अमाउंट उसने बताई उसमें कुछ और चीजें भी शामिल कर दी। इसमें चौकीदार भी है जो मोटरसाइकिल या आपकी गाड़ी को देखभाल करेगा, इसमें लेट से स्वीपर भी है जो आपके कमरे को साफ किया करेगा। तो रेंट में अगर कुछ और चीजें शामिल कर दी गई हैं तो इन चीजों के जो पैसे हैं उसके बारे में टैक्स लॉ में बता रहा है कि उसको किस हेड ऑफ इनकम में ले जाएंगे। तो इन सबको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेकर जाना है। तो ग्राउंड रेंट का सिनेरियो जो हमने कल डिस्कस किया था और उसको अधूरा छोड़ दिया था, तो अब हमें समझ आ गया कि ग्राउंड रेंट एक्चुअली इसका हेड ऑफ इनकम कौन सा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है। इसी तरह जो अभी हम बात कर रहे थे जितनी भी टाइप्स ऑफ इनकम्स की, यानी कि जैसे ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हमने लिख दिया, ये इनकम किसकी है, बी की, क्योंकि बी को वो रेंट रिसीव हो रहा है ना। इसी तरह जहाँ पे सब आपने लीज पे दिया टुगेदर प्लांट मशीनरी, तो ये अब इसकी प्रॉपर्टी इनकम नहीं होगी मिस्टर ए की, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगी, क्योंकि जो बिल्डिंग इसने रेंट पे दी है जिसका कि ये ऑनर है उस बिल्डिंग में प्लांट मशीनरी भी मौजूद था और एक्चुअली ये प्लांट मशीनरी रेंट पे दे रहा था, प्रॉपर्टी किसी को रहने के लिए नहीं दे रहा था। अच्छा, जो लास्ट सिनेरियो है उसमें भी ये जो एमेनिटीज यूटिलिटीज के पैसे हैं, तो फर्ज करो कि अगर टोटल जो अमाउंट थी दैट वाज 12,000 और आपको ये एग्जाम में बताया हुआ होगा कि इसमें जो है एमेनिटीज यूटिलिटीज के जो पैसे हैं वो 3,000 हैं लेट से। तो अब आपने इसमें से रेंट पहले अलहदा कर लेना है खुद ही से, तो वो कितना बनेगा, 9,000। ठीक है। तो यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लेना है रेंट, इस अमाउंट को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ले जाना है और इसको प्रॉपर्टी इनकम में ले जाना है। ठीक है। अच्छा जी, आखिरी अमाउंट थी अमाउंट और रिसीव्ड एज कंसिडरेशन फॉर गेटिंग पोजेशन ऑफ बिल्डिंग। अच्छा जी, ये क्या है, ये एक्चुअली बहुत ही आसान है। होता ये है कि लेट्स से ये यूजुअली जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है कोई शॉप वगैरह होगी, ये उसके केस में होता है। सो लेट्स से देयर इज अ शॉप इन द मार्केट और ये जो शॉप है इसको एक, ये इसको ऑनर कह देते हैं, लेट्स से मिस्टर ए इज द ऑनर और मिस्टर बी जो है वो इसमें अपना वो टेनेंट है और वो इस यहाँ पे अपना कारोबार रन कर रहा है। नाउ मिस्टर बी जो है वो अपना कारोबार यहाँ पे रन जो कर रहा है, तो अब वो रेंट पे कर रहा होगा डेफिनेटली। तो इस पे तो अब हमें कोई डाउट नहीं, ये रेंट किसकी इनकम है, इसकी, और ये कौन सी इनकम है, प्रॉपर्टी का हेड ऑफ इनकम है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मिस्टर सी चाहे कि मैं इस जगह पे अपनी शॉप खोलूँ और मैं ये एग्रीमेंट कर लूँ किससे, मिस्टर ए से। लेकिन जो हमारे पाकिस्तान में जो किराएदारी का कानून है वो ये कि वो सपोर्ट करेगा किसको, मिस्टर बी को, कि ये अगर ये किराया भी दे रहा है, जो मार्केट रेंट है वो दे रहा है, तो फिर आप इसको बिला वजह नहीं कहेंगे कि आप ये छोड़ दें जगह। उसके बाद इसके पास भी काफी सारे लीगल एक्सक्यूज होते हैं कि मैं क्यों नहीं छोड़ रहा। तो अब इस मामले को हल कैसे किया जाता है, इस मामले को हल ऐसे किया जाता है कि मिस्टर बी को कहा जाता है कि यार आप ऐसा करो कि आप कुछ पैसे ले लो, कुछ पैसे ले लो। ये पैसे सिर्फ किस चीज के होंगे, दिस विल बी जस्ट a consideration
to vacate possession of building। ये सिर्फ और सिर्फ इस बिल्डिंग को खाली करने के पैसे होंगे। तो मिस्टर बी, मतलब ये कि मिस्टर बी इस जगह से एग्जिट कर जाए, मिस्टर बी जो है, और मिस्टर सी जो है वो यहाँ पे आ जाए, और टेनेंसी एग्रीमेंट अब किसके दरमियान हो जाएगा? अब टेनेंसी एग्रीमेंट हो जाएगा ए और सी के दरमियान। ठीक है जी। नाउ ये जो मिस्टर बी ने एग्जिट करने का पैसा लिया है, मिस्टर बी जो है वो चूंकि ऑनर नहीं है इस जगह का, उसने इस जगह को खाली करने के पैसे लिए हैं, कंसिडरेशन टू वेकेट पोजेशन ऑफ बिल्डिंग। और इसको मार्केट की आम जबान में दुकान की पगड़ी बोलते हैं। वैसे अगर हम मार्केट में जटकी लैंग्वेज में बात करें कि जी दुकान की पगड़ी इतनी दी है मैंने इस दुकान को किराए पे लेने के लिए, तो मिस्टर सी ने कुछ पगड़ी जो अदा की है वो बताई हुई है यहाँ पे। तो ये जो पगड़ी दुकान की अदा करता है, जो लेता है वो एक्चुअली कौन होता है? इसका रेसिपिएंट कौन होता है? रिसीविंग एंड पे कौन होता है? टेनेंट होता है। ठीक है। और पेइंग एंड पे कौन होता है? वो न्यू टेनेंट होता है। ठीक है। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। जो रिसीव कर रहा है उसके लिए ये कौन सा हेड ऑफ इनकम है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है। सो अमाउंट रिसीव्ड है कंसिडरेशन फॉर वेकेटिंग पोजेशन ऑफ बिल्डिंग। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे अब लिस्ट डाउन करना शुरू करूँ, ग्राउंड रेंट कौन रिसीव कर रहा था? लैंड का ओनर। इनकम फ्रॉम सब लीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग रिसीव कौन कर रहा था फ्रॉम सब लीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग? टेनेंट। रेंट इनकम फ्रॉम लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी कौन रिसीव कर रहा था? ओनर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग। उसके बाद अमाउंट ऑफ अमेनिटीज यूटिलिटीज कौन रिसीव कर रहा है? ओनर ऑफ बिल्डिंग, जिसने वो घर किराए पे दिया और साथ में कहा मैं इसमें बिजली गैस का बिल भी शामिल कर रहा हूँ। तो बिल एक्चुअली अब वो पे करेगा, और जो है वो किराएदार जो है वो किराया अदा करेगा। जो लास्ट वन है, अमाउंट रिसीव्ड एज कंसिडरेशन फॉर गेटिंग, ये कौन ले रहा है? टेनेंट। ठीक है। सो ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट रिपीट कर दें। सेकंड पॉइंट से आपकी मुराद रेंटल इनकम फ्रॉम सब लीज ऑफ, ये आपकी ये मुराद है, सब लीज ऑफ लैंड। सब लीज से मुराद ये था कि अगर ये मैंने यहाँ पे जो आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, सब लीज इज व्हाट, कि अगर मिस्टर ए की प्रॉपर्टी है वो मिस्टर बी को रेंट पे दे देता है, लेकिन मिस्टर बी जो है वो आगे फर्ज करो कि वो अब 6 कमरों का घर है, तो मिस्टर बी कहता है जी मुझे तो लेट से मेरी फैमिली अब जा रही है यूके 2 साल के लिए, लेकिन वापस फिर इधर ही आना है, तो अब मेरे पास तो 6 कमरों में से 4 कमरे तो फारिग है, तो मैं ऐसे करता हूँ कि ये ड्यूरिंग दैट दिस टाइम सी को रेंट पे दे देता हूँ। तो अब ये मिस्टर बी ने आगे सी को टेनेंट बना लिया अपना, और ये उससे कुछ रेंट रिसीव करता है, और उसमें फिर अपने जेब से पैसे मिला के पूरा रेंट इसको पे कर देता है। तो अब ये इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कहलाएगी, जो रेंट इसने रिसीव किया है मिस्टर सी से। ठीक है। सो सब लीज ऑफ प्रॉपर्टी से मुराद ये जब किराएदार आगे किराए पे दे दे प्रॉपर्टी को, तो फिर वो सब लीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग बन जाता है। ओके, आई थिंक ये अब क्लियर हो गया आपको। चैट में बता दीजिएगा मुझे। नेक्स्ट इज व्हेन अ प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय 2 or more persons and their share is definite and definable. Yes, sir. Share is definite and ascertainable, then persons shall not be treated as AOP. AOP बेसिकली पार्टनरशिप बिजनेस को कहते हैं, और प्रॉपर्टी इनकम के केस में स्पेसिफिकली टैक्स लॉ ने ये कहा है कि अगर ये जॉइंट ऑनर्स हों, किसी प्रॉपर्टी के जॉइंट ऑनर्स हों, तो जॉइंट ऑनर्स को AOP ट्रीट ना किया जाए, बल्कि उसको इंडिविजुअल ही ट्रीट किया जाए, और हर एक इंडिविजुअल को अपनी अपनी प्रॉपर्टी इनकम में प्रॉपर्टी इनकम शो करनी है। यानी कि बताने का मकसद ये है कि अगर एक प्रॉपर्टी के एक से ज्यादा ओनर हैं, लेट्स से
एक प्रॉपर्टी है और उसका ए भी ऑनर है और बी भी ऑनर है, 50-50% का शेयर है इनका, तो अब इसको एओपी के तौर पे टैक्स नहीं किया जाएगा। अच्छा, हम कुछ अर्से बाद जब हम टैक्सेशन ऑफ पर्सन डिस्कस करेंगे ना, फिर हम इस पॉइंट को भी देखेंगे कि टाइप ऑफ पर्सन से टैक्सेशन पे फर्क बहुत ज्यादा पड़ जाता है, क्योंकि अभी पहली चीज तो आपको ये पता चल गई कि रेट्स डिफरेंट है, इंडिविजुअल के, सैलरीड के, नॉन सैलरीड के, एओपी के रेट्स डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये कि टैक्सेशन इम्पैक्ट्स चेंज हो सकते हैं अगर आप टाइप ऑफ पर्सन चेंज कर जाएं तो इन दोनों को एओपी के तौर पे टैक्स नहीं किया जाएगा, बल्कि इंडिविजुअल के तौर पे ही टैक्स किया जाएगा, ए को भी और बी को भी। तो ये अपना अपना शेयर ऑफ रेंट जो है वो इन अपनी प्रॉपर्टी इनकम में शो करेंगे, इस लाइन का ये मतलब है। नेक्स्ट इज अच्छा, आई थिंक ये स्लाइड कंप्लीट हो गई। अच्छा जी, चले ठीक है, ये प्रॉपर्टी का हेड ऑफ इनकम हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको अब हमने हमारा जो डॉट है दैट इज ऑन मंडे, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं कल सुबह में आपको सैलरी की रिवीजन के ऊपर कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे दूं, मतलब जिसको सुनना है वही उसको सुन ले, हर बंदे का टाइम ना जाए, वो क्लास के तौर पे अटेंड ना नहीं होगा, वो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सैलरी की एक रिवीजन होगी कि आपको कुछ जो जिन लोगों के कुछ एरियाज मिस हुए हैं वो फिर उसमें से तैयार कर लें, और प्रॉपर्टी के अब आपके पास रिकॉर्डिंग सारी की सारी मौजूद है। तो ये हम इस तरह से इसको प्रोसीड कर लेंगे। सर पॉइंट 4 लास्ट टाइम रिपीट कर दें क्विकली। पॉइंट 4 कौन सा था जी? 1, 2, 3, 4 अमाउंट ऑफ अमेनिटीज यूटिलिटीज। अमाउंट ऑफ अमेनिटीज यूटिलिटीज से मुराद ये था कि अगर आपको, मैं ऑनर हूँ और मैं कहता हूँ जी आपको मैं घर किराए पे दे रहा हूँ, लेकिन जो बिजली गैस पानी का बिल है वो जितना भी आएगा वो मैं खुद ही अदा कर लूंगा, इस रेंट में वो अमाउंट शामिल है। ठीक है, तो ये ऐसा अरेंजमेंट मैं बता रहा था कि हॉस्टल्स में तो बहुत कॉमन है, जो कमर्शियल बिजनेस, क्योंकि प्राइवेट जो आप प्रॉपर्टी किसी को देते हैं वो उसमें कंज्यूमर केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको क्या पता अगला किराएदार कितना यूज करेगा बिजली गैस पानी। तो हॉस्टल्स में यूजुअली ये चूंकि लिमिटेड होती हैं चीजें सारी की सारी, एक कमरे में लाइट ही जलनी है, पंखा ही चलना है, तो फिर हॉस्टल के ऑनर्स को बेसिकली ये पता होता है कि ज्यादा से ज्यादा बिल कितना आ जाएगा। तो वो फिर और फिर वो शेयर डिस्ट्रीब्यूशन से बचने के लिए, क्योंकि हर कमरे के लिए अलग मीटर तो नहीं लगा होता, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो कहते हैं ये किराया जो हम आपको चार्ज करेंगे उसमें बिजली गैस पानी और वाईफाई इसके बिल हम शामिल है। तो अब टैक्स लॉ ये कहता है कि अगर आप रेंट में शामिल कर देते हो इन सारी चीजों को, तो फिर जितनी अमाउंट आपने रेंट में शामिल की है इन सारी चीजों की, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, और बाकी जो अमाउंट है वो प्रॉपर्टी का हेड ऑफ इनकम है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा क्लियरली आपको एग्जामिनर ने बताया होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली सोचने में आपके जहन में हो सकता है कंफ्यूजन आ जाए कि यार कैसे अलग करेंगे अमाउंट्स को, लेकिन एग्जाम के अंदर कोई ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा, एग्जामिनर ने बड़ा क्लियरली आपको बताया हुआ होगा कि लेट से 10,000 रुपये रेंट है और उसमें 2,500 रुपये अमेनिटीज यूटिलिटीज के हैं, तो आपने बस वो 2,500 रुपये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लिखने हैं,